गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन युग में जो इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ नेपोलियन का, वहाँ तक हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लैंड ने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे यूरोपीय गुट का निर्माण किया। इंग्लैंड ने नेपोलियन की तैयारियों के विरुद्ध दो कार्य किए। प्रथम, उसने फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लेने के लिए इंग्लिश चैनल में शक्तिशाली जहाजी बेड़ा नियुक्त किया। इससे फ्रांसीसी व्यापार नष्ट हो गया। द्वितीय, उसने नेपोलियन के विरुद्ध यूरोपीय देशों का तीसरा संघ बनाया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट की यह महत्वपूर्ण सफलता थी। विशाल सेनाएं इंग्लैंड के पास नहीं था, अतः वह यूरोप में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं पर युद्ध के लिए निर्भर था। मित्र राष्ट्रों को पिट ने आर्थिक सहायता दी और युद्ध आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। पिट को आशा थी कि वह फ्रांस को इस गुट की सहायता से उसकी मूल सीमाओं के अंदर खदेड़ देगा। अपने स्वार्थों के कारण यूरोप के देश भी इस संघ में सम्मिलित हो गए। ऑस्ट्रिया इसमें शामिल हुआ क्योंकि वह इटली पर नेपोलियन के अधिकार से घृणा करता था, ईर्ष्या करता था। उसे यह भी शिकायत थी कि सम्राट की उपाधि नेपोलियन ने धारण कर ली थी। इनके अतिरिक्त वह 1796 ईस्वी में और 1800 ईस्वी में जो युद्ध हुआ जिसमें उसे पराजय मिली, उस कलंक को भी वह धो देना चाहता था। नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम भी असंतुष्ट था। पूर्वी भूमध्य सागर में टर्की की शक्ति को कम करके नेपोलियन अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। टर्की के साम्राज्य पर रूस स्वयं अधिकार करना चाहता था। यूरोप में जार प्रभावशाली भूमिका अदा करना चाहता था, लेकिन निर्धनता के कारण वह बड़ी सेना रखने में असमर्थ था। अतः जब आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने किया तो वह सहर्ष इस संघ में सम्मिलित हो गया। प्रशा को भी पिट ने संघ में सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल रहा। अब इतना बड़ा संघ बनने के बाद युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। नेपोलियन ने युद्ध प्रारंभ होते ही पूरी शक्ति के साथ ऑस्ट्रिया पर प्रहार किया। इंग्लैंड पर समुद्र होने के कारण, रूस की दूरी होने के कारण आक्रमण नहीं हो सकता था। अतः नेपोलियन का शिकार कौन बना? ऑस्ट्रिया बना, क्योंकि वह उसका पड़ोसी था। 1805 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके अपने युद्ध कौशल का श्रेष्ठ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। बेलोन में एकत्रित सेना को लेकर वह मध्य जर्मनी होता हुआ ऑस्ट्रिया की सेना पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने ऑस्ट्रिया को उल्म नामक स्थान पर उसकी सेना को पराजित किया और उसे मजबूर कर दिया कि अब तुम आत्मसमर्पण करो। नेपोलियन ने इस विजय पर कहा था कि ऑस्ट्रिया की सेना को मैंने केवल चल कर ही नष्ट कर दिया। ऑस्ट्रिया की सेना कहीं भी अकस्मात आक्रमण से संघर्ष में नहीं थी। छोटी मोटी झड़प के बाद ही आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन की उल्म विजय के पश्चात अब नेपोलियन
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की तरफ बढ़ा। ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस वियना छोड़कर भाग गया। अब उसकी सहायता के लिए रूसी सेना चली थी। रूसी सेना आई नहीं तब तक ऑस्ट्रिया पर नेपोलियन ने विजय प्राप्त कर लिया। अब रूसी सेना सम्राट फ्रांसिस की सहायता के लिए आ रही थी। ऑस्टरलिच नामक स्थान पर रूस और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित सेना का सामना 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन ने उसे भी दोनों की सम्मिलित सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। अब इसके बाद नेपोलियन का मनोबल काफी बढ़ गया। पूरी ऑस्ट्रिया यूरोप के राजनीतिक स्थिति को अस्त व्यस्त कर दिया और नेपोलियन ने राजाओं का निर्माता बन गया। अब हम देखते हैं कि कैसे यूरोप के देशों में नेपोलियन ने अपने सगे संबंधियों को राजा बनाया। मध्य यूरोप में नेपोलियन की सत्ता सर्वोच्च थी। अब उसने राजाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। शार्लेमन की भूमिका में वह आ गया। बवेरिया और वुटेम्बर्ग के ड्यूकों को उसने राजा की उपाधि प्रदान कर दी। उसने नेपल्स के बुर्बो राजा को हटाकर अपने बड़े भाई जोसेफ को नेपल्स का राजा बना दिया। उन्होंने हॉलैंड में राजतंत्र घोषित कर दिया। वहाँ का राजा अपने छोटे भाई लुई को बना दिया। अपनी बहन एलिस को ल्यूटा और करारा का राजकुमारी बना दिया। उसने अपनी दूसरी बहन पोलिन को डचेज बना दिया। वो अपनी छोटी बहन कोरोलिन को, जो सेनापति म्यूरा की पत्नी थी, उन्हें वेर्ग ऑफ डचेज बना दिया। अनेक अधिकारियों को उन्होंने आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर दिया। इस तरह यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को, जो पुराने राजवंश चल रहे थे, उन्हें समाप्त कर अपने सगे संबंधियों को वहाँ का राजा बना दिया। इस तरह वह यूरोप के राजाओं का नेपोलियन निर्माता बन गया। अब इसके बाद राइन परिसंघ का निर्माण होता है। नेपोलियन चुप बैठने वाला नहीं था। ऑस्टरलिच की विजय के बाद उन्होंने जर्मनी का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। उसने अपने संरक्षण में राइन परिसंघ का निर्माण किया। बवेरिया, सर्टेम्बर्ग और अन्य 14 जर्मन शासकों को इस परिसंघ में सम्मिलित किया, जो नेपोलियन के प्रति निष्ठा रखते थे। नेपोलियन को संरक्षक और इस परिसंघ की विदेश नीति का संचालन करने, युद्ध और शांति के प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार इस राइन परिसंघ ने उसे दे दिया। पवित्र रोमन परिसंघ के निर्माण अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब तो नया राइन परिसंघ आ गया। ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस ने नेपोलियन के आदेश पर पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट की उपाधि स्वयं त्याग दी। इस प्रकार पवित्र रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। फ्रांस का प्रभुत्व नेपोलियन ने मध्य जर्मनी तक विस्तृत कर दिया। वास्तव में अनजाने में ही सही, जर्मनी के एकीकरण की दिशा में पहला कार्य नेपोलियन ने इस राइन परिसंघ से कर दिया। अब आता है प्रसा के साथ उसका संबंध, प्रसा के पराजय। प्रसा का राइन परिसंघ के निर्माण से नेपोलियन के प्रति प्रसा में
संदेह बढ़ गया था। वह नहीं चाहता था कि मध्य जर्मनी में फ्रांस अपना प्रभुत्व स्थापित करे। वह भविष्य में स्वयं इन क्षेत्रों पर अधिकार करने का विचार रखता था। दक्षिणी जर्मनी में नेपोलियन की सेनाएं पड़ी हुई थी। इससे प्रसा आशंकित था, लेकिन प्रसा का भय दूर करने के लिए नेपोलियन ने कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रसा को होनोवर तो मिला ही नहीं, इससे तो वह प्रसा पहले से ही रुष्ट था। प्रसा में एक युद्ध पार्टी थी जिसे फ्रेडरिक महान की परंपराओं में विश्वास था। वह समझता था कि फ्रांस की सरलता से हम यानी प्रसा हरा सकते हैं। फ्रेडरिक विलियम ने इस दल के प्रभाव के कारण नेपोलियन से मांग की कि राइन के पश्चिम में वह चला जाए। प्रसा की तरफ आंख दिखाने की कोशिश नहीं करे। यह प्रसा की सरकार नहीं, प्रसा की एक राष्ट्रवादी पार्टी कर रही थी। नेपोलियन इस अवसर के प्रतीक्षा में था कि प्रसा के तरफ से कोई विरोध हो। अब विरोध हो गया तो बिजली की तरह प्रसा पर नेपोलियन टूट पड़ा और जेना के युद्ध में प्रसा को 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। प्रसा की सेना ही इन युद्धों में पूर्णतः समाप्त हो गई। प्रसा के बारे में नेपोलियन के इतने हीन विचार थे कि उसने प्रसा के राजवंश को ही समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उनकी इस घोषणा से जो प्रसा रूस का दोस्त था और रूस हस्तक्षेप कर सकता था, इसलिए नेपोलियन इस घोषणा को उस समय नहीं किया, बल्कि वह रूस को पराजित करने के बाद प्रसा से राजवंश की सत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो स्वाभाविक है कि अब नेपोलियन का अगला सामना रूस से होगा, जिसे हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक इतिहास की गुड बातों को पहुंचाने में आप निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद।